हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2020 साथ ही यूपीएससी प्री 2020 जो अगली 4 तारीख को होने वाला है और 11 तारीख को तो देखेंगे। यूपीएससी के तो अब दिन बचे नहीं हैं। यूपीएससी प्री 2020 में अगले इसी संडे पेपर है 4 तारीख को। आपको एक संडे और मिलेगा, एक सप्ताह का समय। इसके बाद जो पीसीएस प्री होना है 2011 वो 2020, इसके संदर्भ में ये घटना चक्र का पॉइंटर जिससे हमने क्विक रिवीजन के संदर्भ में पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज कर रहे हैं श्रृंखला। इस श्रृंखला को आप देख सकते हैं और अपना कमेंट, अपना व्यू, अपना सजेशंस मुझे भेज सकते हैं लिखकर। सो प्लीज़ बात मी और सब्सक्राइब मी, लाइक मी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पूर्वावलोकन की जो हम लोग श्रृंखला से स्टार्ट किए थे, पॉइंटर भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसकी बात करें अगर इस संदर्भ में तो इसका हम छठा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इस संदर्भ में आप ये पॉलिटिक्स रिवाइज कर रहे हैं, घटना चक्र का है, पॉइंटर है, पार्ट 6 है, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस प्री 2020 एंड अदर पीसीएस एंड एग्जाम जैसे बीपीएससी, आरपीएससी एंड जेपीएससी उत्तराखंड आने वाले समय के एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो बात करें अब हम लोग गवर्नर पे पढ़ रहे थे, देख सकते हैं। कल मैंने वीडियो इस पे बनाया था लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण वीडियो सही से नहीं बन पाया। चलिए फिर से बनाते हैं। तो देखते हैं राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो कंसोलिडेटेड फंड के स्टेट से दिए जाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो राज्यपाल उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति के रूप में। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही वह अपने पद पर रह सकता है, ऐसा राज्यपाल। लेकिन ये थ्योरेटिकल है, ठीक सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन आप देखेंगे कि इच्छा तो आखिरी अंतिम इच्छा तो सरकार या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की होती है। भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध है, ठीक है। आगे बात करें, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी तो आप देखेंगे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू बनी थी। आगे बात करें, पश्चिमी बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी तो पद्मजा नायडू के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आगे बात करें, वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है तो अब महिला दिवस मनाया जाता है तो सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया है तो ये नाम था रघुकुल तिलक थे। आगे देख सकते हैं राज्यमंडल या विधानमंडल के संदर्भ में तो मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन है वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त पाता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। आगे हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है तो आप देखेंगे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद की इच्छा उस जहां इसका अस्तित्व है तो आप देख सकते हैं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व नहीं है, या जब गलत बोल दिया मैंने, तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं तो देखेंगे आप राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो आप जहां विधान पर संविधान में राज्यों की विधायिका में सम्मिलित राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। आगे देखेंगे, भारत में राज्य विधानपालिका स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन है। आप देखेंगे तो आप विधान पालिका परिषद बोलेंगे, ठीक है। विधान पालिका परिषद जैसे आप देखते हैं जो इस कहाँ पे सेंट्रल में आप देखेंगे कि यहाँ कार्यपालिका और विधायिका तो यहाँ पे उच्च सदन होगा। कौन सा उच्च सदन? विधान पालिका परिषद। परिषद का मतलब है उच्च सदन। यहाँ अगर जहाँ विधान परिषद है तो वो बोला जाएगा, जहाँ नहीं है वहाँ विधान पालिका परिषद बोल सकते हैं आप। विधानसभा एक ही राज्यों में अलग अलग डिपेंड करेगा। आगे बात करें, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है तो 4 माह तक।
राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है केवल विधानसभा द्वारा, सेम प्रोसीजर है लोकसभा वाला। और राज्यसभा में कोई धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता राज्य की राष्ट्रपति की संस्तुति द्वारा, सेम प्रोसीजर है। आप जो लोकसभा या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आप पढ़ के आए हैं, सेम चीज़ें लगभग आप राज्य विधानसभा गवर्नर के संदर्भ में मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। बस आर्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, बाकी आपको कार्य और प्रावधान उनके एरिया वाइज वही हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति पूरे देश का है तो राज्यपाल एक स्टेट का होता है या एक से अधिक स्टेट का होगा, जब तब उसके प्रावधान वही होंगे जो एक राष्ट्र का राष्ट्रपति के पास है भारत के। तो अगर बात करें आगे जो है राज्य विधान परिषद का प्रावधान कहेंगे अगर, तो भारतीय संविधान में रखा गया है 178 के अंतर्गत है। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना उसे रद्द करने से संबंधित विधि देखेंगे। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित और संसद द्वारा पारित विधान द्वारा होगा। आप देख सकते हैं राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि है, तो आप देखेंगे तो राज्य संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद के क्या होगा, पारित विधि से होगा। आगे बात करते हैं किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। हम आगे चर्चा करें तो देखेंगे भारत के किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन एवं उसकी समाप्ति की चर्चा की गई है, तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करके संसद द्वारा। आगे बात करें उत्तर प्रदेश की जो है विधान परिषदों में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। कुल सदस्यों की संख्या 1/6 की बात है, ये संतों की बात है। आगे बात करें भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो विधान परिषदों को सेम प्रोसीजर है कि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इससे क्या होंगे, सेवानिवृत्त होते रहेंगे। आगे अब यहाँ पर विधान परिषद नहीं है तो यह 7वें संशोधन द्वारा, पुराना क्वेश्चन है छोड़ सकते हैं, फिर भी मध्य प्रदेश है, MP स्पेशल के बेस्ट है। राज्य विधान परिषद के विषय में सही कथन देखेंगे तो पहला आप देख सकते हैं स्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता है। दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और आगे देखें तो भारतीय संविधान के राज्य में विधानसभाओं के निर्वाचन के प्रावधान किया है, तो अनुच्छेद 100 देख सकते हैं आर्टिकल 170 के तहत है, ठीक है। भारतीय संविधान के राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान आर्टिकल 170 में है। हम आगे देख सकते हैं आगे, हाँ, तो 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधायिका के गठन के बाद 60 से कम नहीं होंगे। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। और बात करें आगे भारत के किसी जो है 60 से कम नहीं होंगे, तो यहाँ पर अपवाद है, ध्यान रखिएगा। बाकी मिनिमम 60 होंगे विधानसभा सदस्य। आगे बात करें राज्य के भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या देखेंगे तो 500 है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन में संचालित होता है भारत का निर्वाचन आयोग। आगे बात करें विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे आगे राज्य के विधान मंडल के किसी सदस्य की निहरता से संबंधित प्रश्न विनिश्चय करने का अंतिम सत्ता है तो राज्यपाल गवर्नर के पास है। जो विधानमंडल के किसी सदस्य के निहत्ता से संबंधित प्रश्न है और विधानसभा के सदस्य न्यूनतम आयु विहित कही है तो 25 वर्ष है, ये सेम चीज़ है। आगे लोकसभा सदस्य के संदर्भ में यही सेम चीज़ है। आगे यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर जो है पद त्याग करना चाहे तो उसे त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देना होता है, सेम प्रोसीजर जैसे लोकसभा में है। आगे देखेंगे विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहना। देखेंगे विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व, ठीक, अगर किसी विधानसभा का विघटन हो इस अध्यक्ष पद से बना रहेगा। अगर विधानसभा का विघटन हुआ है तो आप देखते हैं कि विधानसभा के विघटन के बाद विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक क्या करेगा, वो बना रहता है, क्योंकि प्रोटम स्पीकर को नियुक्त दिलाएगा, वो शपथ दिलाएगा। प्रोटम स्पीकर को शपथ दिलाने के बाद क्या है, नए सदस्यों को शपथ दिलाएगा और इसके बाद पहली बैठक के ठीक पूर्व जो है एक प्रोटम स्पीकर चुना जाएगा। स्पीकर चुने अपनी पद पर, नया स्पीकर जो है अपने पद पर बने बैठने से पूर्व तक वो बना रहता है। आप समझिए इस चीज़ को। आगे बात करें तो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित कई हुए, ठीक है। आगे देखेंगे
तो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है तो 6 माह तक है। और राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभाओं द्वारा, और राज्य की विधानसभा के सत्रावासन का आदेश होता है राज्य द्वारपाल द्वारा। हम आगे देख सकते हैं कि आप कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान पर भरने के लिए चुने जाने के लिए आयरित नहीं होगा तो उसकी आयु है 25 वर्ष से कम हो। आप देखेंगे 25 वर्ष से कम वक्त की आयु विधानसभा सदस्य के लिए आयरित या उसकी योग्यताएं नहीं हैं। आगे बात करें, भारत में एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन लॉ सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है तो गोवा में है। आगे बात करें 1956 में पुनर्गठित राज्य इतने राज्यों में द्विसदनी विशेष विधायिकाएं हैं तो 5 के संदर्भ में है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित कथन है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और मंत्रियों की नियुक्त राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। आप देखेंगे मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य के संदर्भ में चर्चा तो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। आगे देखेंगे तो मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। तो आप देख सकते हैं यहीं पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों का प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को देगा, जैसे प्रधानमंत्री उसको राष्ट्रपति को देंगे। आगे बात करें, मुख्यमंत्री किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद इसे मंत्री ने विचारार्थ नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। आगे देख सकते हैं सेम प्रोसीजर राष्ट्रपति के संदर्भ में वही आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। देखेंगे आर्टिकल 167 है। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यावधि 6 वर्ष है। और भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की थी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी तो सुचेता कृपलानी। आगे बात करें तो एक के नाम आपने सुना था, अच्छा आप लोग सुचेता कृपलानी और जेबी कृपलानी से कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि जेबी कृपलानी पुरुष थे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ का। जेबी जो स्वतंत्र 1946 में और स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता पूर्व तक जो है कौन थे, जेबी कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष, जो वो एक पुरुष थे, उन्हें महिला मत मानना। और जो सुचेता कृपलानी है ये महिला हैं जो भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी और ये पहली मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे बात करें, जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद का नाम 1965 में सदर रियासत से जो है राज्यपाल कर दिया गया और 1965 में सदर आजम से मुख्यमंत्री कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ बता रहे हैं, 6ठा संशोधन था संविधान का। आगे बात करें, और राज्य विधानमंडल जो राज्य विधानसभा निर्वाचित में भाग लेती है, आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों के और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। तो आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, राज्यों के सदस्यों के और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। आगे देख सकते हैं, राज्य की आकस्मिक नीति की स्थापना के लिए की है किसी राज्य की विधानमंडल। सही कथन देखेंगे, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। आप देख रहे हैं कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को जो है क्या होगा, सही कथन है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ये सही कथन है कि जो मुख्य सचिव होता है उस राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन ये सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अंतिम सिग्नेचर जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके ट्रांसफ़र के संदर्भ में क्या होगा, राज्यपाल करेगा, लेकिन व्यवहारिकता जो है ये काम मुख्यमंत्री करेगा, लेकिन अंतिम सिग्नेचर राज्यपाल के होने की वजह से ये कहा जाता है कि ये काम राज्यपाल का है। आगे बात करें, उच्च न्यायालय के संदर्भ में देखेंगे तो आप देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते भारत की समेकित नीति से दिए जाते हैं, याद रखिएगा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त आयु देखेंगे ये 62 वर्ष है, उधर 65 वर्ष है, याद रखिएगा। पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक ही सामूहिक क्या है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 24 है, याद रखिएगा। 3 बड़े थे, अभी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाए गए थे, ध्यान रखिए। और
पहले इसकी संख्या 21 थी, बाद में ये 24 हो गए। आगे हम बात करें, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो अधीन होता किसके? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट की अधिकारता थे। जब वो प्रशासनिक हैसियत से काम करेगा तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश क्या है? उसे रिट के माध्यम से पूछ सकता है कि ये काम आप किस अधिकारता के साथ कर रहे हैं, आप इस पद पर किस अधिकार के साथ बैठे हैं, आपने निर्णय किस अधिकार के साथ लिया है। ये सारे काम मुख्यमंत्री वो न्यायाधीश जो है अन्य जो दूसरा न्यायाधीश है जो प्रशासनिक हैसियत से किसी बॉडी में बैठा है ट्रिब्यूनल्स में, वहाँ आप पूछ सकता है। आगे बात करें तो देखेंगे उच्च न्यायालय के परमादेश, जो उच्च न्यायालय है आप देखेंगे उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये संवैधानिक अधिकार हैं और सांविधिक और मौलिक अधिकार हैं। देख सकते हैं यहाँ जो परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आप देखेंगे संवैधानिक अधिकार जो आर्टिकल 32 हैं और मौलिक अधिकार के तहत भी है और सांविधिक अधिकार भी है। ध्यान रखिएगा, इसे ये लोग दे रहे हैं। हालांकि इसका आंसर मुझे नहीं पता है ये सांविधिक है कि नहीं है। सांविधिक इसलिए कह सकते हैं कि संविधान की विधियों के आधार पर इसे मिला हुआ अधिकार है, इसलिए इसे हम सांविधिक कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। आगे यह फैसला दिया गया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक गैर कानूनी होता है, ऐसा नाम उच्च न्यायालय ने कहा था। ठीक है, और इस पर फिर 3 तलाक पे कानून बना की प्रक्रिया शुरू हुई। अंडमान निकोबार द्वीप पर इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है तो कलकत्ता का है, याद रखिएगा। और 1 से अधिक केंद्र शासित प्रदेश हैं, 1 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं तो बम्बई उच्च न्यायालय के पास हैं। आगे बात करें 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित, ये क्वेश्चन ऑप्शन के संदर्भ में बनेंगे, याद रखना। ऐसा नहीं है कि हमने ये बता दिया तो यही आंसर ठीक है। अगर आंसर हो जाए कि चंडीगढ़ को आप हो जाए कि 1 से अधिक तो आपका नाम हरियाणा दे दे जाए या उसका ऑप्शन हो, या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं भारत में जिनके एक उच्च न्यायालय से कई जो है एक राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेश जो है रेगुलेट होते हैं। तो देखेंगे 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं तो ये था MTM मेघालय या जो है मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक, याद रखना ये 3 राज्यों में किए गए थे। 21 तो आपके पास पहले ही थे, 24 हो गए। आगे बात करें तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। आगे बात करें उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित एक सदस्य के रूप में संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। तो आप देखेंगे नोट, संघ राज्य क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो ऐसे उच्च न्यायालय हैं, चार ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता क्षेत्र में 1 से अधिक राज्य है। तो आप देख सकते हैं संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता क्षेत्र में 1 से अधिक राज्य हैं। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम है। ठीक है, और बम्बई उच्च न्यायालय के संदर्भ में देखना तो बम्बई उच्च न्यायालय बॉम्बे और गोवा के संदर्भ में, गुवाहाटी में देखिए तो आप अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, अब मिजोरम की बात है। ठीक है, मिजोरम अभी भी असम से रेगुलेट होता है, याद रखिएगा। लेकिन जो है मेघालय और मणिपुर के अपने उच्च न्यायालय हो गए हैं, सिर्फ मिजोरम ही बचा है जिसका अपना उच्च न्यायालय अभी असम से रेगुलेट होता है या कार्य क्षेत्र में आ जाता है। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा पंजाब एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना उच्च न्यायालयों में से कितने अधिक बेंच हैं? सबसे अधिक बेंचों की बात है तो ये कह रहे हैं कि तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना उच्च न्यायालयों में से सबसे अधिक बेंच हैं। ठीक है, नोट पढ़ लीजिए, सारे आंसर निकल आएंगे। जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है वो मूल पीठ है ये, और एक बेंच इसकी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश को देख सकते हैं। उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर है और इसकी मूल पीठ तो जबलपुर है लेकिन इसकी 2 बेंच और हैं, पहली ग्वालियर, दूसरी इंदौर। अब बात करते हैं मुंबई उच्च न्यायालय की तो इसकी मूल पीठ मुंबई है या इसकी 3 बेंच आती हैं तो नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इसकी 3 पीठ आती हैं। अब गुवाहाटी के संदर्भ में देख सकते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी, 3 बेंच और हैं, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। ठीक,
हम आगे बात करें, पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंचें होती थी, परंतु 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंचें शेष रह गई हैं। तो वर्तमान परिस्थिति इस प्रश्न में बम्बई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 3-3 बेंचें हैं। ध्यान रखिएगा, बम्बई में आप देख सकते हैं कि इसकी मूल पीठ बम्बई है, लेकिन आप देखेंगे नागपुर, पणजी और औरंगाबाद इसकी 3 सब बेंचें हैं। जैसे लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच कहाँ है? लखनऊ में है एक बेंच, और इस पे अभी कोर्ट में केस चल रहा है कि हमको एक बेंच जो है उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड गाजियाबाद बुलंदशहर रीजन में दी जाए। इसके लिए भी प्रोसेस में क्या है, कोर्ट में केस दाखिल है, एक याचिका दाखिल है। इसमें भी अगर जिस दिन ये डिसीजन आएगा तो इसमें उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल हो जाएगा। आगे बात करें तो देख सकते हैं, देखिए आगे उच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण आप देखेंगे तो मूल अधिकारों के संरक्षण दोनों आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत दोनों ही क्या करते हैं, मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। मूल अधिकार क्या हैं, लोगों को दिए गए हैं, किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। तो मूल अधिकार क्या है, नकारात्मक हैं, जो है नेगेटिव राइट्स हैं, किसके, राज्य के लिए। राज्यों के विरुद्ध जो है क्या है, नकारात्मक अधिकार हैं। मूल अधिकार क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप इसे जरूर बताइएगा। याचिका और न्यायालय द्वारा कहते हैं जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसे कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, परंतु रिट याचिका में कहा जाता है उसे मैंडबस, इसे हम कहते हैं मैंडबस के संदर्भ में एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा क्या कहेंगे, न्यायालय द्वारा न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसके कार्यपालिका से संबंधित कहा जाता है तो वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत क्या है, करना चाहिए, जो रिट है तो कौन से कहेंगी, मैंडबस। तो कार्यपालिका के संदर्भ में कार्यपालिका कहते हैं याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा इसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत मिलना चाहिए। ठीक है, तो रिट है मैंडबस कार्यपालिका के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। अब बात करें सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय जो है व्यक्ति अथवा संस्था के संदर्भ में कह सकता है कि आप हम जो है कि निर्वहन हेतु लेख जारी करेगा तो उसे कहते हैं परमादेश। ठीक, इसे हम अलग से बताएंगे थोड़ा सा। राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार देखेंगे तो नहीं है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक, क्योंकि परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का दायित्व आर्टिकल 143 के तहत कहाँ है, राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखिएगा। रिट उच्च और वो भी सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। आगे बात करें, रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है तो प्रतिषेध। अगर रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित है तो इसी दशा में आप प्रतिषेध कर देंगे। क्या, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन कह सकते हैं। प्रोहिबिशन, तो अगर कार्यालय में कोई कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू कर दोगे प्रोहिबिशन। आगे बात करें या प्रतिषेध, और आगे बात करें एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा परमादेश या सर्टेरियो होगा जब किसी उत्प्रेषण का मतलब है कि कोई डिसीजन लिया जा चुका है, कोई कार्य हो चुका है, तो देखेंगे कि एक उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है किसको, अपने अधीनस्थ न्यायालय को। तो सर्टेरी जो है आप सर्टेरियो याद रखेंगे कि एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई को अवलिखित उन्हें हस्तांतरित कर दे। ऐसा कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय या हायर न्यायालय अपने नीचे न्यायालय को ऐसे अधिकार के तहत कहता है कि आप जो कार्य डिसीजन लिया है जिस पे क्या है उस निचली अदालत ने क्या डिसीजन ले लिया है और उसकी जो है सुनवाई देखी तो जो उसके ऐसा कहा जाता है कि ये आपके कार्य क्षेत्र का मामला बाहर है,
आपकी शक्तियों के बाहर है, आप इस पर अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तो या तो वो डिसीजन बीच में चल रहा होता है या फिर क्या है डिसीजन लिया जा चुका होता है, तो उस पर रिव्यू करने के लिए जो है हायर न्यायालय या जो है उच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मामला मंगवा लेता है, हस्तांतरित करवा लेता है और उस पर अपना निर्णय देखता है। एक याचिका आदेश न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो आप देखिए ये काम कौन करेगा, उत्प्रेषण, ठीक है। उच्च न्यायालय प्राप्त न्यायालय द्वारा परमादेश जारी की जाती है। तो देखिए एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, उत्प्रेषण के संदर्भ में है, सेम चीज़ यही आ रही जो यहाँ आंसर बताया है कि याचिका है अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही पर जो है परीक्षण करती है, तो यही काम उत्प्रेषण या सर्टेरियो की बात होगी। आगे बात करें तो देख सकते हैं कथन ए के संदर्भ में न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अथवा अवज्ञा करना अथवा उसका पालन न करना, एक न्यायिक व्यवहार के मामले में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। आप देख सकते हैं कि न्यायालय की अवमानना कोटि में क्या आता है, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना, उनका पालन न करना और न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक शब्दों का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना कोटि में आता है। जिसे कहते हैं वो अपने अभिलेखी न्यायालय, इसीलिए बोला, आगे बताएंगे न्यायिक सक्रियतावाद, ठीक है। आप देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हो रही है, तो न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। तो आप देखेंगे ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें है अवमानना, मतलब कहा जाता है अवमानना नोटिस जारी होगी, जाहिर सी बात है। और न्यायिक सक्रियतावाद जो है न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के लिए दंडात्मक अधिकार के दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो दंडात्मक अधिकार मिले हैं, आपको दंड मिलेगा अगर आपने कभी न्यायालय का अगर अवमानना की तो, ठीक है। आप बात करें लेकिन लोकतंत्र में आप अपने पहने शब्दों से धार कर सकते हैं, अधिकार है आपको, लेकिन आपके पास अगर ज्ञान है तो आप अपना काम करेंगे। आगे बात करें जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति नहीं देते हैं। हमारी बातों में ना आए, आप कभी भी न्यायालय की अवमानना ना करें और न्यायालय के साथ किसी जज की जो है अनादर ना करें जब वो अपने पद पर हो, ठीक। उसको कोई भी शब्द आपको दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रेषित करेगा, ध्यान रखें इस चीज़ का। आगे बात करें तो जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। आगे बात करें तो आप देखेंगे जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच जाने में असमर्थ हो, ठीक। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। आप देख सकते हैं कि जनहित याचिका क्या करती है, जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। आप देखिए, और आपको दूसरा जाना क्या पड़ रहा है, जल्दी बता रहे हैं आपको। तो जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय की मांग कर सकें जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच जो है में पाने में असमर्थ है। तो दोनों व्याख्या कर रहे हैं और दोनों गले मिल रहे हैं। आगे बात करें, देखिए भारत में न्यायिक पुनरावृत्षण क्षेत्र सीमित है। तो देख सकते हैं कारण है भारतीय संविधान उधार वस्तुओं का थैला है। आप देख सकते हैं भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है क्योंकि भारतीय संविधान उधार वस्तुओं का एक भरा थैला है। दोनों सही हैं, लेकिन आप जो है व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। नदी के दो किनारे हैं जो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन हम मिलने को तैयार नहीं हैं। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आपको लगेगा कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, ज़्यादा बड़ा है तो उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, लेकिन आप देखेंगे व्यवहारिक क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे तो देखेंगे कि कार्य क्षेत्र के मामले में उच्च न्यायालय के पास कार्य क्षेत्र की शक्तियाँ या कार्य क्षेत्र ज़्यादा है, जबकि उसका एरिया छोटा है लेकिन वर्क
वर्किंग आर्डर जाना, उसके बाद काम जाना है, तो वही काम यहाँ बात की गई है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, क्योंकि उसके पास काम जाना है। और बात करें सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में परामर्श जारी कर सकता है। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या भी कर रहे हैं। दूसरी बात आप देखेंगे कि परामर्श जो है मौलिक अधिकारों के साथ साथ क्या है, आर्टिकल 131 याद रखिएगा, उसके तहत क्या होगा, राज्य राज्य, केंद्र राज्य। और आगे बात करें तो परामर्श वाले साथ में आगे बहुत सारे ऐसे हैं तो उनका एरिया जो है कम होता है, लेकिन पूरे भारत को देखना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष है, तो आप इस प्रकार है तो देखेंगे टाइटल स्वीट, अब इस पर डिसीजन आ चुका है। मान लीजिए आपको यूपीपीसीएस में क्वेश्चन मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। पहली बात क्वेश्चन होगा कि कितनी बेंच की कितने मतलब कौन सी बेंच थी, संवैधानिक बेंच थी। देखिए डिसीजन था इतना बड़ा, तो जायज़ सी बात है कि इस पे मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था, तो कोई संवैधानिक पीठ ही होगी जिस पे इस पे डिसीजन दिया होगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद इस पे जो है रिव्यू करने की जो याचिका आई थी वो एक तरीके से क्या हुई, ख़त्म हो गई। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, बड़ी होगी, अंदाज़ा लगा सकते हैं। करंट अफेयर्स में देखिए इसको। आगे बात करें सही कथन के संदर्भ में, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीत के समान है। सही बात है। और एक चीज़ बता दें, आज तक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया जा चुका है। पहली बार कांग्रेसी सरकार 71 के राउंड में हुआ था कि एक राय जी थे उनके खिलाफ लाया गया। इससे पहले लाया जाता, एक तो कांग्रेस चाहती नहीं थी, दूसरा उस पर क्या था, उन्होंने इससे पहले उनको कोर्ट से क्या है उन्हें लाया जाता महाभियोग की प्रक्रिया में। उससे पहले जुडिशरी ने उनसे क्या दिया कि आप इस्तीफा देके त्यागपत्र दे दीजिए। फिर मामला आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज का, तो हालांकि वो बड़ा अड़ियल टाइप के थे, वो अपनी बात पे अड़े रहे, लेकिन अंततः भी सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनसे इस्तीफा दिलवाया और वो मामला भी बच गया। तो आप देख सकते हैं आज तक किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया के तहत किसी भी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। इस चीज़ का आप याद रखें। हाँ, प्रोसेस आया ठीक, काफ़ी आगे तक बढ़ा, लेकिन बीच में ही क्या हुआ, जजों ने अपने इस्तीफे दे दिए, राष्ट्रपति को सौंप दिए और वो उस चीज़ से दूर हट गए। एक उच्च न्यायालय एक का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है, तो देखेंगे तो यह काम है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा तो राष्ट्रपति को करेगा। 2011 की जो राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पास किया गया है, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव को पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया था न्यायमित्र सौमित्र सेन के खिलाफ। यही न्यायमित्र सौमित्र सेन थे जो इन्होंने त्यागपत्र दिया था। हालांकि न्यायमित्र जो न्यायमूर्ति थे सौमित्र सेन बड़ा अड़ियल स्वभाव के थे, अपनी बात पे अड़ गए थे और हालांकि केस खत्म होने के पहले इनका केस तो इतना आगे बढ़ गया था कि अगर कुछ दिन अगर ये अपनी बात पे और अड़े रहते तो शायद इन्हें क्या होता, महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। लेकिन अंततः कोर्ट के जजों की सहमति से इन्होंने जो है इस्तीफा दिया था। भारत में चलित न्यायालय, ये काम हम आपको पेपर की न्यूज़ से बता रहे हैं, कोई हमारे पास इसका लिखित दस्तावेज नहीं है, इसलिए आप हमसे मत मांगिएगा इसका लिखित दस्तावेज, ठीक। क्योंकि अब लेखी न्यायालय तो है नहीं, अब वो रहे नहीं हैं, जज नहीं रहे हैं, तो वो मुझे कुछ कह नहीं सकते। तो भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का मानसत्र देखेंगे तो APJ अब्दुल कलाम ने चलाया था। आप देखेंगे भारत में चलित न्यायालय है जो मोबाइल कोर्ट है, इसका मानस पुत्र जो बोला जाता है, इन्हें APJ अब्दुल कलाम को चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट के संदर्भ में। आगे बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो 3 माह तक भारत के कई राजनेताओं को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, किससे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। खासकर जम्मू कश्मीर के नेताओं को उन्होंने वहां के लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी हद तक बिगाड़ा था। आगे बात करें विधि आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट के समर्थ में जो है
कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने चाहिए। तो आप देखेंगे न्यायाधीश HR खन्ना ने ये बोला था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष ने अपनी एक रिपोर्ट के समर्थन में कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। ऐसे वित्त आयोग अध्यक्ष थे जिन्होंने ये बात कही थी, वो थे न्यायाधीश HR खन्ना ने। आगे बात करें ग्राम न्यायालय अधिनियम, तो देखेंगे संदर्भ में अभी ग्राम न्यायालय एक्ट के संदर्भ में समीक्षा अधिकारी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो आप देखेंगे यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्य सक्रियतावाद को मध्यस्थ या कह सकते हैं सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो आप देख सकते हैं क्या ग्राम न्यायालय के संदर्भ में ये आया था 2010 में, याद रखिएगा, ठीक, पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी समीक्षा अधिकारी में। भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित हैं। पहला है संविधान के प्रावधानों से, नियोजन की प्रक्रिया से, और तीसरा है राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, और चौथा है हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, पूछा है, इफेक्टिव की बात है। तो देख सकते हैं आप कि संविधान के प्रावधानों से है, ठीक है, ये संविधान में ऐसे प्रभाव जो प्रावधान दिए गए हैं, नियोजन है, ऐसा प्लान है। जो नियोजन का मतलब NDC का काम वाला है, जैसे योजना आयोग और NDC का काम है, आज वही काम क्या कर रहा है, नीति आयोग। आगे राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से है, तो राजनीतिक हित देखे जाते हैं। हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता के संदर्भ में, तो ऐसा देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट के बीच में क्या होती है, हुक्मबाजी या इक्केबाजी या गुलामबाजी का खेल चलता रहता है। हम आगे बात करें केंद्र राज्य संबंध, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो आप देख सकते हैं आर्थिक विवेचना जो केंद्र राज्य संबंध है वो आर्टिकल 268 से जो है कहाँ से 281 तक है, याद रखना। तो देख सकते हैं 268 से 281 तक है। आगे बात करें केंद्र राज्य संबंध निर्भर हैं, तो पहला है संवैधानिक प्रावधानों पर है, दूसरा परंपराओं और व्यवहारों पर है, तीसरा न्यायिक व्याख्याओं पर है, चौथा बातचीत के यंत्र विन्यास पर है। यंत्र विन्यास मैकेनिज्म सिस्टम की बात हो रही है। आगे बात करें संघीय तथा संघीय राज्य व्यवस्था से सम्मिलित कथन है, संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बीच में है, राज्यों के बीच संबंध है, समन्वय के बीच तंत्र है, विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र है। तो आप देखेंगे जो संघीय राज्य व्यवस्था में है, संघ राज्य में क्या होगा, संघ राज्य में कहा गया है भारतीय राज्यों का एक संघ है, ये सब फेडरल सिस्टम की विशेषता होती है। तो इसी में बात की गई है कि जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध होगा और राज्यों के मध्य संबंध होगा। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान में भारत और संघ के बीच संबंध है, राज्यों के बीच संबंध है, राज्यों के बीच संबंध है, समन्वित तंत्र है, इसके लिए विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र है। ये सभी काम क्या है अपने संविधान में अंतर्लिखित या जो है इंटरप्रेट हैं, लिखे हुए हैं। आगे केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं अनुच्छेद 245 से 246 के संदर्भ में आप देख सकते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों के जो मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुति करता है, शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो आप देखेंगे संविधान वितरण करने का काम अनुच्छेद 245 से और 246 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 आप देख सकते हैं राज्य सूची के विषय के संबंध में शक्ति है संसद को, क्या विधायिक शक्तियों मतलब कानून बनाने की शक्ति है, विधायी शक्ति है, ठीक है, याद रखना, विधायी मतलब कानूनी शक्ति। तो आप सुन सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत हम राज्य सूची के किसी विषय पर संसद में बैठकर कानून बना सकते हैं। आगे बात करें हम का मतलब आपका मतलब आपके प्रतिनिधि जो संसद में बैठे हैं, ठीक है, हमको मतलब हम मत मान लेना, अभी हम नहीं वहाँ तक पहुँचे। आगे बात करें अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव प्रवृत्त नहीं रखेगा। तो आप देखेंगे जो अनुच्छेद 249 एक के तहत जो क्या है राज्यों पर जो संसद को विधायी शक्ति है कानून बनाने की, इस पे आप देखेंगे जो कानून बनाया जाएगा वो 1 वर्ष से समय के लिए, ठीक है, प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो 1 वर्ष के लिए रहेगा क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों में ही कानून बनाने का अधिकार है। ऐसा तो नहीं है कि अब सेंट्रल चली आई कि हमें अब आपके राज्य में कानून बनाना है
तो वहाँ कोई विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई होंगी, जिस पे क्या हुआ, संसद को कानून बनाया। संसद जैसे ही वहाँ की विधानसभा बहाल हुई होगी, उसके 6 महीने की प्रथम बैठक के बाद वो क्या होगा, कानून कोलैप्स हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है। आगे बात करें केंद्र राज्य संबंध के उल्लिखित, तो 7वीं अनुसूची में हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात की गई है। हम आगे चर्चा करते हैं तो देखते हैं भारत विधायी शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरण है। तो 7वीं अनुसूचियों में देखेंगे क्या, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। आगे केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। तो भाग 11 में आप दो, मतलब एक आप एक और, तो केंद्र और राज्य एक और एक, तो क्या हो गया, 11 हो गया। आगे बात करें भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित हैं, तो संसद में, और भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ क्या दिया, अधिकारों को दिया गया, तो संघीय सरकार को दिया गया। ध्यान रखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष में म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है। तो म्यूनिसिपल संबंध आप देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, वित्तीय मामलों में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग के संदर्भ में कह सकते हैं कि इसे हम म्यूनिसिपल रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल रिलेशन की बात की गई है तो वित्तीय मामलों पर बात होगी, क्योंकि म्यूनिसिपल सब आप संबंध लगा सकते हैं। और राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में आगे बात करें, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान में हैं। तो आप देखेंगे ये प्रावधान अनुच्छेद 355 में दिए गए हैं कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी का मतलब अब यहाँ क्या है, आंतरिक गड़बड़ी और या सशस्त्र विद्रोह तो हटा दिया गया है, आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसे प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 355 में है। आगे हम देखते हैं भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानोत्तर और विधित्तर संस्थाएं देखेंगे। तो आप देखेंगे संविधानोत्तर मतलब संविधान के उरे, मतलब आगे पीछे, मतलब संविधान में नहीं है तो एनडीसी की बात होगी। और राज्यपाल सम्मेलन, ये विधित्तर संस्थाएं हैं, ना कि संवैधानिक। तो राष्ट्रीय परिषद एनडीसी और संविधान के मतलब निकले संविधान से ही हैं, लेकिन डायरेक्टली इनका संविधान में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा कि तो विधित्तर हैं और संविधानित्तर हैं। तो देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन की बात है, जो आप देख सकते हैं ये संविधानेतर हैं और विधित्तर हैं। ठीक है, संविधान के इतर हैं और विधि इतर हैं। आगे बात करें तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ है। तो 8 अगस्त 1995 को, बहुत पुराना है। अब तो झारखंड बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, बिहार से अलग हो चुका है 2000 में। बहुत पुराना क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के संदर्भ में देख सकते हैं, भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो आप देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद, आप देखेंगे जो बात है जो 263 के में है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत संवैधानिक है, आप सही सुमेलित करेंगे। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनियमन की शक्ति है। तो देखेंगे ये अधिनियमन की शक्ति आपको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में मिली हुई है। आगे बात करेंगे, देखेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और जो राष्ट्रीय जल नीति 1987 की बात है, हम देख सकते हैं इसे। और क्षेत्रीय परिषदों के सृजन के संदर्भ में, तो क्षेत्रीय परिषदों के सृजन के संदर्भ में आप देखेंगे कि क्षेत्रीय परिषदों के सृजन में संसदीय कानून जो है, संसदीय कानूनों द्वारा है, वो क्षेत्रीय परिषदें हैं। आप देखेंगे क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून ने बनाई है। आपको एक चीज़ बता देते हैं, बिल्कुल सही है, सही चीज़ बताइए आपको, वही 262 में ही है। और क्षेत्रीय परिषदों के सदन में संसदीय कानूनों द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण हुआ है। अब बात करें केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रहती हैं। आगे बात करें, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त क्या है, साधन नहीं है। तो आप देखेंगे ये दोनों कथन सही हैं और व्याख्या कर रहे हैं आपस में ही।
आगे बात करें, विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 265 में ये कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जाएगा ना ही एकत्रित किया जाएगा। ये अनुच्छेद 265 में कहा गया है। आगे बात करें तो सकारिया आयोग का गठन हुआ था समीक्षा के लिए संघ और राज्यों के बीच संबंधों के मामले में। सकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। अभिकथन की बात करेंगे, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, ऐसा सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था। आगे बात करें तो ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि इसलिए तो हम नीचे से जोड़ेंगे जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्हें 356 का दुरुपयोग किया है। ये बिल्कुल सत्य बात है, इसीलिए व्याख्या करती है और केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग गठित हुआ था। आगे बात करें, देखेंगे जो स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, जो स्थापना का समर्थन किसने किया था? इसका जो स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद है या इसे कहें 263 में जो है अंतर सरकारी परिषद जिसके नाम से जाना जाता है, जैसे वो सरकारिया आयोग ने इसकी क्या की थी? सिफारिश की थी। आगे बात करें, भारत में संघ राज्य संबंधित हैं तो आप देखेंगे सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग, ये केंद्र राज्य संबंधों पर क्या हुई थी? कमेटी बनी थी। इन्होंने देखा होगा कि ये एक एनडीए सरकार के समय भी कमेटी बनी थी, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो संविधान की समीक्षा के लिए कमेटी बनी थी। ध्यान रखिएगा, वो कमेटी कभी भी पूछी जा सकती है। आगे उनका नाम था बैंक, जो इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उन्हीं के नाम पे गठित हुई थी, याद रखना। और संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं, नहीं रखते हैं, ठीक, सीधा ऋण नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 252 है या 1 है, ठीक है, आर्टिकल देख लेना। हम आपको इसका आर्टिकल भी बता देते हैं एक बार, शायद आपके काम आ जाए, पूछ ही लिया जाए। तो हम आपके बता सकते हैं आर्टिकल, मैंने आपको बताया है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 252 नहीं है, आर्टिकल 253 है, सॉरी एक कदम पीछे रह गए हम। तो आप देख सकते हैं संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के किसी विदेशी ऋण लेने की शक्ति आप नहीं रखते हैं, तो आर्टिकल ऐसा 253 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आगे बात करें, भारतीय सरकारों को कृषि आय कर समानुदेशित करती है, तो भारत का संविधान करता है, और कृषि आय कर समानुदेशित करने का मतलब राज्य सरकारों के पास है, और संघ सूची का विषय है। एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है, क्योंकि संघ तथा राज्यों के बाद बांटा जाता है। कृषि आय के अतिरिक्त आयकर होती है जो। आगे बात करें आपात उपबंध के संदर्भ में, तो देखेंगे भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, ऐसा बात उन्होंने 355 के अंतर्गत कही थी। हम आगे देख सकते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार था, तो अधिकार है युद्ध के, बाह्य आक्रमण से और सशस्त्र विद्रोह। तो आप देख सकते हैं कि सशस्त्र विद्रोह जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर स्थापित किया गया था, कि आंतरिक अशांति के आधार पर क्या हो रहा था, जो है केंद्र सरकार किसी भी राज्य में क्या होती थी, राष्ट्रपति शासन लगा देती थी, इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत। इसलिए इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, सशस्त्र विद्रोह को हटाकर, वो आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है, 352 जब इन्फोर्समेंट होगा तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, आप याद रखिएगा। हम आगे बात करें तो देखेंगे इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, देखेंगे तो बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र क्या होगा, विफलता और आर्थिक संकट। आपको बता दें कि राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पे आर्टिकल 356 प्रयोग किया जाता है, इसका आधार कौन सा है, वो आधार है, आपको हम बता दे रहे हैं, आधार उसका आधार अक्सर कर लगाया जाता है।
तो एक मिनट, जिनका आधार लगाया गया है उसका आधार है हाँ, उसका आधार है, ठीक, 365, याद रखिएगा। सेम चीज़ है, 356, 365 को आधार बना के लगाया जाता है, ठीक है। कहा जाया है 356 में कहा गया है कि 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ये 365 में कहा गया है। इसीलिए इसको 356 जब इन्फोर्स आता है तब 365 को आधार बनाकर लाया जाता है, याद रखना। 356 10 और जोड़िए। आगे बात करें, भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, तो 2021 के अतिरिक्त जो है, पहले तो ये जानिए कि 2021 को कभी नहीं क्या करेगा, कभी नहीं, ये मतलब निलंबित होते हैं। दूसरा कि भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, तो 359 के तहत। लेकिन जब आर्टिकल 19 की बात आएगी, ठीक है, इसके तहत तो जो है सब स्थगित हो रहे हैं। इसकी अनुसूची पे कि बताएगा कि भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, तो 359 के अंतर्गत, और बताएगा कि ये अधिकार जो है मूल अधिकार गए हैं। लेकिन हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्ति है, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। घोषणा पर 358 जब आएगा, ठीक है, 359 के तहत तो राष्ट्रपति बताएगा कि मैंने ये मूल अधिकार आपके ले लिए हैं। लेकिन जब 358 लागू होगा 358, तब आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः मतलब ऑटोमेटिक सेल्फ ही निलंबित हो जाएंगे। आगे बात करेंगे, जबकि अन्य मूल अधिकार अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर जो 44वें संशोधन के तहत थे, को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 369 के तहत प्राप्त है, वो 359 के तहत। तो इतना याद रखिएगा। यही यहाँ पे टेक्निकल है कि जब 352 इन्फोर्समेंट किया जाएगा तो 358 प्रभावी होगा, और 358 प्रभावी होगा तो आर्टिकल 19 स्वतः जाएगा, मतलब क्या खत्म होगा, उसके मूल अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जाएगा। लेकिन जब मूल अधिकार 40 जो है 359 लागू होगा, 359 जब लागू होगा तो 20-21 तो आप जान के चलिए, चाहे 359 लागू हो चाहे 358, 20-21 को आप छीन नहीं सकते। तो आगे तो 359 लागू होगा तो उसमें वो बताएगा कि हमने आपके ये अधिकार ले लिए हैं और ये अधिकार अभी आपके बचे हुए हैं। तो 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि न्यायालय द्वारा केवल उनके परिवर्तन का अधिकार निलंबित होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन टेक्निकल ये भी है कि 359 के तहत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। क्या होता है, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमको चाहिए, क्योंकि 359 लगा है। 300 किसके तहत, नहीं सॉरी, अलग अलग है, 352 में ही है सब, 353 भ्रायात्मक, लेकिन अलग अलग आधार हैं। तो 359 में जाएंगे तो 359 के तहत आप न्यायालय से ये नहीं कह सकते हैं उस समय के लिए, जब 359 इन्फोर्समेंट है, लागू है, तो आप न्यायालय से ये नहीं जा सकते मांगने कि मेरा ये मूल अधिकार है, मुझे चाहिए, क्योंकि 359 जो है एक इमरजेंसी के काल में लागू हुआ है। तो आप इसको देखेंगे, बस न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कर दिए जा सकते हैं, बाकी ये निलंबित नहीं होते हैं। इस लाइन को भी आप टेक्निकली रूप से याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब बात करें, प्रायः राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो गवर्नर की सलाह पे लागू किया जाता है। इस राज्य में राज्यपाल शासन अधिरोपण का प्रावधान है, देखेंगे तो आप देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसे हम संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं। वो 356 का आधार हमने बताया था, 365 है। तो यही आप देख सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट जब गवर्नर क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा,
तो या राष्ट्रपति को भेजेगा, तो देखेंगे जब भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की ये विशेष स्थिति अब खत्म हो गई है, ठीक है, देखते हुए 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 1964 के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में ऐसा प्रावधान किया गया था। अब है नहीं, अब था की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब स्टेट का दर्जा नहीं है, एक नॉन टेरिटरी का दर्जा है। सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्रतिनिधि भेजती है एक प्रशासक उपराज्यपाल के रूप में, ध्यान रखना, जो कि सीधे राज्य का क्या होगा, सेंट्रल का वहाँ हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया है अब, और जरूरी भी था। आगे बात करें संविधान के अनुच्छेद 356 के बारे में सही है, तो आप देख सकते हैं भारत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। यथार्थ का मतलब जो इस समय, यथार्थ का मतलब जो यथार्थवादी, मतलब समय की धारा के अनुरूप चलने वाले लोग यथार्थवादी कहते हैं। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, मतलब बिल्कुल प्रेजेंटेशन की बात है। आगे बात करें, यथार्थ मतलब व्यवहारिक कह सकते हैं आप, व्यवहारवादी। आगे जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, इस राज्य के अंतर्गत की गई उस घोषणा उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय का द्वारा न्यायिक अवलोकन किया जा सकता है, ठीक, किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे कई डिसीजन दिए जा चुके हैं। आगे इस घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के रखा जाना चाहिए। जब भी 356 लागू होगा तो उसको 2 माह के अंदर संसद में क्या होगा, प्रत्येक सदन में रखा जाएगा और अनुमोदित होना चाहिए। आगे बात करें, संसद द्वारा संकटकालीन घोषणा के दौरान जो है अनुमोदन होना आवश्यक है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो संसद द्वारा आप देखेंगे 1 माह के अंतराल में होना चाहिए। ये राष्ट्रीय आपातकाल होगा। आगे जो है राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है, ऐसा KM नाम्बियार साहब बोले हैं कि नाम्बियार साहब कहते हैं कि भारत राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार है, ये संविधान के साथ धोखा है। आगे बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात का सही तथ्य है, तो वित्तीय आपात की घोषणा 2 मास की जो है समाप्ति पर जो क्या रहता, परिवर्तन पे नहीं रखी, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसे अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन आप देखेंगे 360 का आज तक अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। यही एक इमरजेंसी है जो भी बची हुई है। डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से तो आपसे लगी जाती, कोविड-19 आपको क्या है, इमरजेंसी है, 306 लगी हुई है इनडायरेक्टली, क्योंकि आपके TADA काटे जा रहे हैं, आपकी जो है पैसे लिए जा रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं डिडक्ट हो रहे हैं, तो 360 का क्या है, प्रभाव है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक की गई है तो कभी नहीं की गई है। आगे बात करें, भारतीय संविधान के अंतर्गत देखेंगे आपातकालीन की सोच है, तो आपातकालीन की सोच नहीं है, इसे सोच बोलेंगे, मेरी समझ से परे है। आप देखेंगे जो अंतर्गत आपातकाल कितने प्रकार का वर्णन है, ये कह सकते हैं। सोचना क्या होता है, जो संविधान में लिखा हुआ वही तो है, सोच नहीं है। ये प्रकार हैं, 3 प्रकार के हैं। आगे बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की में लोकसभा की अवधि देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। एक समय में मतलब 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हम राष्ट्रपति शासन की लगाया जा सकता है अधिकतम 3 वर्ष तक, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति शासन देखेंगे लगाया जाएगा 3 वर्ष तक, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल होगी तो राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। आगे आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संसद द्वारा, और ये 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पंजाब के मामले में ऐसा केस आया था। आगे बात करें, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद क्या होगा, वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी, तो केंद्रीय अनुदान एवं संघ राज्य के में राजस्व का अंश निर्धारित करने के लिए 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। और इस समय वित्त आयोग गठित हुआ है, उसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, जो क्या करेंगे, आपको संस्तुति करेंगे। आगे बात करेंगे, इन्होंने कह दिया है
क्या कहा था, पहले जो राज्यों का हिस्सा 42% था, इन्होंने 1% और कर दिया, अब कह दिया है कि 41% होगा। ध्यान रखिएगा, अभी आज बताया था हमने आपको आर्थिक इकोनॉमिक आंकड़ों में। तो राज्य संघ राज्यों के बीच वित्तीय वितरण के संदर्भ में देखेंगे, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होगा। तो संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होगा, वो देख सकते हैं हम वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। और भारत में शेयर बाजार, फ्यूचर्स बाजार, जो फ्यूचर्स ट्रेड हैं में लेन देन को किया जाएगा, तो संघ द्वारा लगाए जाएंगे और राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अब तो जीएसटी आ गया है, सभी करों को एक जगह समाहित कर दिया गया है, इसलिए ऐसे करों के क्वेश्चन कम बनेंगे। लेकिन हमारे संविधान में अभी ये चीज़ वर्णित है, इसलिए हमको अभी ये चीज़ देखनी होगी। आगे बात करें तो देखेंगे वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग और करों द्वारा केंद्र और राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सिद्धांत निर्धारित करना। ऐसा वित्त आयोग का कार्य होता है। हम आगे देख सकते हैं वित्त आयोग की राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने के मुख्य रूप से संबंधित है। तो देख सकते हैं कि राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से है, राज्य एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से है। आप देखेंगे भारत में वित्त आयोग का कार्य है, तो वित्त आयोग करेगा, आयकर विभाजन करेगा, उत्पादन शुल्क का विभाजन करेगा और सहायता अनुदान निर्धारण करता है। आगे बात करें तो देख सकते हैं राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में, तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही बात है। और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता, आप ध्यान रखें जहां पंचायत का वर्ड आएगा वहां राज्य वित्त आयोग काम करेगा, ना कि संघीय। तो इसलिए स्टेटमेंट ऑटोमेटिक गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेटमेंट ठीक है, ये सही है। आगे बात करें संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को देख सकते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। ऐसा संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंध में देख सकते हैं। आगे बात करें 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन और 13वें के थे जो है केलकर। 13 केला खाए, 12 में रंग लगाया, 13 में केला खाया, 14 में क्या हुआ, रेड्डी हो गए। ठीक, आगे बात करें तो रंगराजन, ठीक, तो यह सी रंगराजन हैं 12वें वित्त आयोग के, 13 वित्त आयोग के अध्यक्ष केलकर हैं। हमने यह बात आपको रटाने के लिए बोली, आगे छोड़ दीजिए आप क्या मैंने बोला। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष देखें वाई वी रेड्डी साहब हैं और 15वें के देखेंगे तो कौन हैं, आप बदल चुके हैं, आपको बता चुके हैं, एनके सिंह हैं प्रेजेंट टाइम के। आगे वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक सिफारिश को संसद में सदस्य रखवाएगा, ऐसे भारत के राष्ट्रपति है जो वित्त आयोग की जो रिपोर्ट को या सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन या पटल पर रखवाएगा। वित्त आयोग के गठन में प्रत्येक 5वें वर्ष होती है। राज्य वित्त आयोग के बारे में संबंध सही है या ये एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं, तो आप देखेंगे कि अब तक 14 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। 14वें वित्त आयोग के गठन जनवरी 2013 में वाई वी रेड्डी ने किया था, ठीक है। जो अभी आप देखेंगे वो 15वां वित्त आयोग है, आप ध्यान रखिएगा, एनके सिंह है, इसके रिपोर्ट 2014 को सौंपी। आगे देखेंगे वित्त आयोग एक चेयरमैन होता है, 4 अन्य सदस्य, ठीक है। तो वित्त आयोग का एक चेयरमैन मतलब 4+1 का जो है थ्योरी ये चलेगा वित्त आयोग में। आगे बात करें योजना आयोग का अंत किया गया है, तो योजना आयोग का अंत नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950, क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नीति आयोग आए इसके बाद भी योजना आयोग की स्थापना देखेंगे संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके किया गया है, ठीक है। जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी ये संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव लाया गया था। इसमें क्या हुआ था, योजना आयोग आई जो 15 मार्च 1950 को आई थी। अब संविधानोत्तर संस्थाओं में देखेंगे ये काम नीति आयोग है। वित्त आयोग योजना आयोग को परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था, तो वित्त आयोग योजना आयोग को कहा गले मिलाने के लिए एमबी माथुर साहब आए। एमबी माथुर बोले कि वित्त आयोग और योजना आयोग को क्या है आपस में मिला दिया जाए। आगे संवैधानिक निकाय के संदर्भ में कहेंगे योजना आयोग ने बोला है, और इन निकायों का प्रावधान देखेंगे तो आप देखेंगे उल्लेख नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा योजना आयोग और तीसरा क्षेत्रीय परिषदें, आप देखेंगे इन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। एनडीसी जो प्लानिंग कमीशन और क्षेत्रीय परिषदें ये सब क्या हैं, आई हैं, संविधानोत्तर संस्थाएं हैं, संविधान के इतर हैं, संविधान में नहीं है। आगे भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष देखेंगे तो योजना आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री का नाम दिया हो
तो आप वो मारेंगे, या प्रधानमंत्री लिखा हो तो आप मारेंगे कि अगर किसी अन्य नाम दिए हो, प्रधानमंत्री लिखा हो, ठीक, तो प्रधानमंत्री मारेंगे, क्योंकि इस पे प्रधानमंत्री बैठता है। प्रधानमंत्री के पद पे जो बैठा होता है उसी को उस समय कार्यकाल के लिए उसका अध्यक्ष माना जाता है। ठीक, इस तरीके से आप जानेंगे इसे। तो क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष पद तो सेम रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री बदलेंगे, नाम बदलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का पद और योजना का अध्यक्ष अपनी जगह स्थिर रहेगा। अगर दर्शन की भाषा में आपको समझाएं, आगे बात करें, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और आगे बात करें तो देखेंगे तो नीति आयोग के विषय में सही कथन है, तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे किया गया है। आगे बात करें, ये गठन 1915 में लिया गया निर्णय है और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। आप ध्यान रखना, 2015 में किया गया, सहकारी संघवाद पे है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना। आगे बात करें, भारत में जितनी भी संस्थाएं काम करती हैं केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में, ये याद और बताएं आपको, जहाँ जहाँ केंद्र राज्य संबंधों पर बात जो भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होंगे वो सहकारी संघवाद पे ही काम करेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखें, जहाँ जहाँ केंद्र राज्य संबंध कोई इंस्टीट्यूशन काम कर रहा होगा वो सहकारी संघवाद को लेकर ही काम कर सकता है, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध जो है संघवाद का लक्षण है, संघवाद में है, और संघवाद है तो सहकारी है। आप याद रखना। आगे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सहकारी वरीयता क्रम में महत्व दर्जा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान देख सकते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, ठीक है, देख सकते हैं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के जो है सरकारी वरीयता क्रम में महत्व दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। आगे बात करें, योजना आयोग के आर्थिक मंत्रिमंडल प्रशासित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी। ठीक है, तो ऐसी सही बात है, और यह राष्ट्रीय संविधानों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। तो आप देखेंगे कि ये वार दोनों सही है और स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों की बात होगी। आगे बात करें, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में राष्ट्रीय योजना आयोग की उन्नति पर चर्चा करती है, तो राष्ट्रीय आयोग क्या राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर एनडीसी चर्चा भी करती है, और क्या करेगी, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय जो है चर्चा भी करेगी, उपाय भी सोचाएगी कि उपाय बताता हूँ मैं तुम्हें उपाय। ठीक है, एनडीसी वो भी कहेगी कि आप ऐसे काम कीजिए और आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और योजना निर्माण हेतु क्या होगा, डायरेक्शन भी प्रदान करेगी। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन की बात थी, आपको उपाय बता रही थी और उस पर चर्चा भी कर रही थी, तो सारे काम तो एनडीसी कर ही रही है, और एनडीसी में सारे नहीं कर रही, ध्यान रखना, ऐसे हमारी बात मत आना सारी बातों पे। तो एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, तो देखेंगे इसमें प्रधानमंत्री होता है, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल होते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। अगर हम आगे बात करें, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है तो भारत का प्रधानमंत्री। एनडीसी का भी अध्यक्ष है, याद रखिएगा। और भारत में एनडीसी क्या है, एनडीसी में भी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, संघ का भी प्रतिनिधित्व है। तो आपने देखा भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई है, तो राष्ट्रीय विकास पर 1952 को गठित की गई थी एनडीसी। योजना आयोग 15 अगस्त 1950 को। आगे बात करें लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के संदर्भ में, भारत में लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रथम क्या बोलते हैं इसे, प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट 1966-67 में। कौन थे इसके, हनुमंत बाला, और एक नाम और था, कुछ चौधरी करके था, समझ लीजिए। आगे बात करें, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी, तो सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 में। ओम्बुड्समैन परिभाषित पर जो ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, तो वह ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है, जो कि अब भारत में गठित हो चुका है, ध्यान रखिएगा। संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था 1968 में,
और उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। तो ये काम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट आई थी, इसमें बोला गया था, पहले में नहीं बोला गया था, द्वितीय में बोला गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी तो महाराष्ट्र में। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंप सकता है, उत्तर प्रदेश मतलब राज्यपाल को सौंपेगा। आगे बात करें 2011 के लोकायुक्त पारित जो प्रथम भारतीय राज्य है लोकायुक्त विधेयक जिसने पारित किया था वह राज्य था उत्तराखंड। आगे बात करें बोहरा समिति, राजनेताओं तथा अपराधियों के बीच क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं और क्राइम के बीच सांठगांठ है, आपस में सांठगांठ। आगे बात करें वह समिति जिससे राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दी है उसे बोहरा समिति के नाम से जानते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो आप देखेंगे ऐसा काम राजमन्नार साहब आए थे, ये राजमन्नार आयोग गठित किया गया था, कहाँ के लिए, तमिलनाडु के संदर्भ में गठित किया गया था। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश आप देखेंगे राजमन्नार आयोग ने की थी। और 1993 में देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। तो राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार, जहां अध्यादेश की बात है तो अध्यादेश तो राष्ट्रपति को 123 में ही आगे अधिकार प्राप्त है, तो वहीं से करेगा अध्यादेश। आगे बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। आप देखेंगे दोनों में अंतर है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में इस समिति में जो सदस्य होता है उसमें लोकसभा का अध्यक्ष भी बैठता है। और बात करें आगे, लोकसभा का अध्यक्ष होगा और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी बैठेगा, क्योंकि लोकसभा को एक चीज़ और बता दें, लोकसभा के जो विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राज्यसभा में विपक्ष के नेता। आगे बात करें भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के विषय में सही कथन देखेंगे तो इसकी अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए और इसकी शक्तियां केवल सिफारशी प्रकृति की हैं। आयोग का एक सदस्य के रूप में महिला को क्या है, नियुक्त करना आज्ञापरक है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मानव आयोग के चित्र में कि इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का मुख्य जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होता है। अधिकतर आपने देखा होगा जो भारत के CJI होते हैं जब उनका रिटायरमेंट होते हैं तो अगर मानवाधिकार का पद खाली है तो उन्हें मानवाधिकार के पद पर ही बैठाला जाता है। अगर कोई वो पद खाली नहीं है उस समय कार्य के लिए, हो सकता है बैठे रहें या फिर किसी और ऐसे पद पे जो कार्य लायक हो जहां वो बैठ सकते हो, क्योंकि हर जगह तो बैठने लायक रहते नहीं है। ठीक है, इतना पहले ही बैठ लिए होते हैं कि कहीं और जगह नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये जो है सीमित बैठ जाते हैं कि हर जगह इनको बैठाला नहीं जा सकता, क्योंकि इनके सम्मान में क्या होगी, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। इनकी सिफारिशें, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए हर जगह नहीं बैठ सकते, क्योंकि इनको क्या होता है, कहीं जज कहीं प्रैक्टिस करने के अधिकार नहीं है संविधान के तहत। और भी किसी ऐसे कार को या तो ये गवर्नर कहीं के बन जाएं या फिर ये राजनीति में आ जाएं, ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे तो इसकी शक्तियां केवल सिफारशी प्रकृति की हैं। आयोग के एक सदस्य के रूप में महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। आप देखेंगे ऐसा काम है। आगे देखेंगे द मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक की परिभाषा देखेंगे तो धारा 2 के अंतर्गत दी गई है। आगे हम देखें अनुच्छेद ए में राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। अभी हम आपको बता चुके हैं, सही बात है। उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, क्योंकि 65 वर्ष तक तो बेचारा वैसे ही बैठा रहता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो 70 वर्ष तो देना ही पड़ेगा ना, तो 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष के आयु पर्यंत बाद जो भी पहले आ जाए वहीं पे इनकी रिटायरमेंट हो जाएगा। यहाँ से भी तो ये और दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ध्यान चलिए। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो आप देखेंगे राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है।
और बात करें राज्य मानवाधिकार को कार्य नहीं है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, ये राज्य मानवाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ये मानव राष्ट्रीय मानवाधिकार कर सकता है। आगे संवैधानिक संस्था के सब मानवाधिकार है और संवैधानिक संस्था नहीं है, सॉरी उल्टा बोल गया, ठीक है। 93 में गठित की गई संविधान उत्तर है। राज्य संवैधानिक प्राधिकरण हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग हैं, राज्य वित्त आयोग हैं और जिला पंचायत हैं। आगे बात करें तो संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कथन देखेंगे। इसकी रिपोर्ट अनुसंधात्मक प्रकृति की होगी। इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम एन वेंकटचलैया ने की थी, ठीक है। जो संवैधानिक पुनरीक्षण है इस समय आप देखेंगे आपके यहाँ वेंकटचलैया उपराष्ट्रपति हैं और आप देखेंगे तो उपराष्ट्रपति हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो संविधान निर्वाचन के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कथन है। इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी। इसकी अध्यक्षता जस्टिस एस एन वेंकटचलैया कर रहे थे। इस पे ये काम गठित हुआ था एनडीए प्रथम के दौरान और आप देखेंगे राजा गवर्नमेंट में हुआ था और उस समय भारत के जो मुख्य वो थे, क्या नाम कौन, अरे आपके राष्ट्रपति तो वो थे कौन, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक। और वो कह सकते हैं संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, यही समीक्षा आयोग था एम एन वेंकटचलैया। और आप देखेंगे केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है 5 या 65 वर्ष होता है। जो कार्यकाल आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज का है। आगे स्वर्ण सिंह समिति पर प्रश्न विचार किया हुए थे, मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता। तो स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वो कहा है कि मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक को अग्रता प्रदान करनी चाहिए, ऐसा स्वर्ण सिंह कमेटी ने विचार अपना दिया था। और देखेंगे इस विचार के साथ साथ उन्होंने मूल कर्तव्यों की भी बात की थी, जिसे 51 का में जो है क्षेत्र में संविधान संशोधन द्वारा नहीं, क्षेत्र में आगे बताएंगे, ये मूल अधिकार आए थे 42 अमेंडमेंट द्वारा, गलती बोल गया मैं, ठीक। आगे देखेंगे मूल अधिकारों की तुलना में ये भी बात कही थी और मूल कर्तव्यों की बात कही थी। इन्हीं के सिवाय मूल कर्तव्य आए भी थे। मंडल आयोग जिसके, और हाँ ऐसी बात आप इससे भी समझ सकते हैं 42 में क्यों होंगे कि मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों की अग्रता, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय ये घटना घटी थी और इंदिरा गांधी ने इनको गठित किया था। और आप ये भी देखेंगे कि मूल अधिकारों को उस समय सीमित किया गया था और निर्देशक तत्वों को इम्प्लिसिट करने के लिए तो बहुत सारे केस ऐसे आ गए थे, ऐसे अधिकार। आगे मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों में जो है अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया गया है, गठित करने वाले थे, आप देख सकते हैं तो मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति थे कि मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों पर अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया था, ठीक है। आप देखेंगे ये काम सूत्रपात करने वाले मोरारजी देसाई थे और साथ में इसका काम फिर आए आपके वीपी सिंह, उन्होंने काफ़ी हद तक काम कर डाला। आगे बात करें मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में आई और 1990 में अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार के कारण नहीं है तो धार्मिक कारण है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा दी जाती है। 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों के बीच क्या होगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है तो आप देखेंगे सिविल सेवकों के स्थानांतरण के लिए ऐसा काम नहीं किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है तो सिविल सेवाओं के जो है स्थानांतरण के लिए। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आगे बात करें, देख सकते हैं किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को सौंपा जा सकता है तो भारत के राष्ट्रपति अनुमोदन से ऐसा होगा। और राज्य बात करें लोक सेवा आयोग तो लोक सेवा आपको पता है लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है। संघीय लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, राज्य में मत जाइएगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है तो देख सकते हैं अनुच्छेद 317 के तहत आप देखेंगे लोक सेवा के सदस्य को हटाए जाने का प्रावधान है। आगे करेंगे बात तो भारत के संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सही कथन है तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है।
और बात करें संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक गठन है। संघ लोक सेवा का अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं रोज बैथू, और रोज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित हैं, तो राज्य की संचित नीति पर भारित होते हैं उत्तर प्रदेश या राज्य लोक सेवा आयोग। कहीं भी लिखा हो, यहाँ यूपी लिख दिया गया, ये यूपी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर लिखा हो राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होंगे तो राज्य की संचित नीति पर हर जगह एकदम ठीक है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। इसके बाद 1923-24 में वो 24 में आया तो ली कमीशन आया, जिसके तहत क्या हुआ, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे अस्थायी विशेष प्रावधान के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो देखेंगे भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है तो अनुच्छेद 371 में। आगे बात करें भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र राज्य के लिए है। ये केवल एक राज्य जिसका अपवाद है वह राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत में संविधान के अनुच्छेद 371 खा में विशेष उपबंध पारित है तो असम के लिए। खरगोश असम में, अरे हम आपको बता देंगे आपको क्या क्या है, चाहो तो भी बता दें लेकिन छोड़ो। और भारत के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है तो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, कश्मीर के अलग का संविधान है। अब इसका कोई संविधान नहीं है, इसे हटा सकते हैं। भारत का संविधान कश्मीर का संविधान है। और बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जो अस्थायी था, संक्रमणकालीन था, जो अब क्या हो गया, असंक्रमणकालीन, मतलब खत्म हो गया। समझिए 370 तो अभी भी है, 370 को नहीं खत्म किया है लेकिन उसमें बदलाव कर दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। आगे बात करें 370 अभी भी है भारतीय संविधान में और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से है। और भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वतः में लागू होते हैं वो अनुच्छेद 1 और 370 की बात करेंगे, ये स्वमेव जयते या स्वमेव लागू हो जाते हैं। आगे जम्मू कश्मीर के सदर रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था 1965 में। कई राज्य हैं, सदर रियासत मतलब गवर्नर, सदर रियासत मतलब गवर्नर, अब राज्यपाल बोलेंगे इसे। सदर आजम इसे हम मुख्यमंत्री बोलते थे, जो 65 में बदल के 65 में दोनों का नाम बदल दिया गया था। इस तरीके से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया। तब तक के लिए बाय बाय। अगले पार्ट में कुछ ही देर में मिलेंगे, तब तक के लिए